Everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we'll be starting a new chapter, that is advertising budget. Money does matter a lot. First topic is introduction. The objective of a company which markets its product is to earn profit and increase brand awareness. हर कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में अवेयर किया जा सके. एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी इज प्योरली डिपेंडेंट on the advertising campaign, type of customers, advertising media and what the company wants to achieve. हमारी कंपनी के एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग का प्रोग्राम कैसे बनाया जा रहा है, कस्टमर किस टाइप के हैं, एडवर्टाइजिंग का कौन सा मीडिया यूज़ किया जा रहा है, या कंपनी किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती है. बिजनेस में जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए कुछ ना कुछ मनी स्पेंड करनी पड़ती है. इट मीन्स हमें ये देखना पड़ता है कि जो अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है वो अमाउंट को प्रॉपर वे से बेस्ट सोर्स से यूटिलाइज किया जा सके. Hence, for any marketing activity that a company wants to do, it has to spend some money. This is why advertising budget is important. जो अमाउंट एडवर्टाइजिंग के ऊपर स्पेंड किया जाता है, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्पेंड किया जाता है, उन फंड्स को प्रॉपर वे से बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज किया जा सके, उसके लिए एडवर्टाइजिंग बजट बनाना जरूरी होता है. एडवर्टाइजिंग बजट की हेल्प से हमें अपने एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स को या एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट क्या आएगी, उसके लिए किस तरह की स्ट्रेटजीज को हमें फॉर्मुलेट करना है, और ओवरऑल सेल को इंक्रीज करके हम प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इन सब को स्टडी करने में हमें हेल्प मिलती है. It helps in understanding the objectives, the cost, helps to formulate strategies and generate profits by increasing the overall sale. Then next topic is what is advertising budget. A budget is an expression in monetary terms of the future plan and the proposed activity. It is estimated to meet the financial requirement. It means budget क्या चीज़ होती है जिसमें हम फ्यूचर प्लान को मनी टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. इसमें फ्यूचर में क्या क्या एक्टिविटीज़, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी, उन सभी को, फ्यूचर प्लान को और प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ को जब हम इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इट मीन्स उसे मोनेटरी टर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसे बजट का नाम दिया जाता है. इस बजट में हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, फ्यूचर में कितने एक्सपेंसेस किए जाएंगे एडवर्टाइजिंग के ऊपर और वो एक्सपेंसेस किस ढंग से मीट आउट किए जाएंगे. एडवर्टाइजिंग प्लान इंक्लूड सेल्स टारगेट, प्रोडक्ट फैक्ट्स, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, क्रिएटिव प्लेटफॉर्म, कॉपी ट्रीटमेंट. ये सब फैक्टर्स आपके पास एडवर्टाइजिंग प्लानिंग में कवर हो जाते हैं. इट मीन्स एडवर्टाइजिंग की जिस टाइम पर प्लानिंग की जाती है तो इन सभी को स्टडी किया जाता है कि हमारा सेल्स का टारगेट क्या है, प्रोडक्ट के फैक्ट्स क्या है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन या कॉम्पिटिटर के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना, मार्केट में कॉम्पिटिशन किस लेवल पर है या उस एड को किस ढंग से क्रिएट किया जाएगा, इन सब के बारे में प्लानिंग की जाती है. The advertising budget is the translation of an advertising plan into monetary form. जो एडवर्टाइजिंग प्लान बनाया जाता है उसी को मनी टर्म में कन्वर्ट कर देने को हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग बजट. It is a financial statement of proposed advertising expenditure, a guideline for allocating the available funds to the various functions and activity of advertising. It means advertising budget एक तरह से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि फ्यूचर में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स कितने किए जाएंगे और जो डिफरेंट एडवर्टाइजिंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जानी है, लाइक एडवर्टाइजिंग मीडिया या सोर्स, जो क्रिएटिव एड्स, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जानी है उनमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर फंड्स को किस ढंग से एलोकेट किया जाएगा ताकि फंड्स का बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, तो उसे एडवर्टाइजिंग बजट का नाम दिया जाता है. नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट. Advertising budget refers to the amount of money allocated by a brand to the creation, planning and running of ads. It means advertising budget का मीनिंग है कि किसी भी ब्रांड के को क्रिएट करके उस जो भी एड बनाई जा रही है उस एडवर्टीजमेंट को बनाने से लेकर उस एडवर्टीजमेंट को एग्जीक्यूट करने तक की सारी एक्टिविटीज़ एडवर्टाइजिंग बजट के अंदर कवरअप की जाती हैं. इसके अंदर ये देखा जाता है कि एडवर्टाइजिंग की डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जानी है उनमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर कितना कितना अमाउंट स्पेंड किया जाएगा, उसके लिए एडवर्टाइजिंग बजट बनाया जाता है. लेकिन जो भी बजट बनाना है उसके लिए सबसे पहले हमें एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स और एडवर्टीजमेंट की नीड क्या है उसे स्टडी करना जरूरी है, तभी हम एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स कर सकते हैं. इट मीन्स अ बजट शुड सेट अप इन इट्स एडवर्टाइजिंग बजट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्युएटिंग इट्स एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड द नीड फॉर एडवर्टाइजिंग.
देन द एडवर्टाइजिंग बजट शुड कंसंट्रेट ऑन द फॉलोइंग टू एस्पेक्ट। बेसिकली एडवर्टाइजिंग बजट दो एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड कंसिडरिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एडवर्टाइजिंग बजट बनाने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है। इट मीन्स जितनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगी उसी के हिसाब से ही एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर्स किए जाएंगे। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज शुड बी आइडेंटिफाइड एंड डिटेल्ड एलोकेशन ऑफ फंड शुड बी स्पेसिफाइड। इट मीन्स इसमें यह भी डिसाइड किया जाता है कि एडवर्टाइजिंग की डिफरेंट ऑपरेशनल एक्टिविटीज क्या क्या परफॉर्म की जानी है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है और उन डिफरेंट एक्टिविटीज में कितना अमाउंट स्पेंड किया जाएगा उन सबको भी इसके अंदर फिक्स किया जाता है। In order to keep the advertising budget in line with promotional goals, a business owner should start by answering several important questions. जब भी एडवर्टाइजिंग बजट फिक्स किया जाता है तो उसके लिए एडवर्टाइजर को डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर को क्लैरिफाई करना जरूरी है। फर्स्ट इज हु इज़ द टारगेट कंज्यूमर्स। इट मीन्स कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो मेल है फीमेल है, उनका एटीट्यूड कैसा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन की जाती है। वट मीडिया टाइप विल बी मोस्ट यूजफुल इन रीचिंग द टारगेट कंज्यूमर। इट मीन्स जब कस्टमर तक हमने इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर तक किस किस मीडिया के थ्रू पहुंचा जा सकता है, यानी कि किस मीडिया को हमें यूज करना है। वट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट द टारगेट कस्टमर्स टू परचेज द प्रोडक्ट। जब हमने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है तो उसके लिए हमें ये भी स्टडी करना पड़ता है कि कस्टमर को कन्विंस करने के लिए हमें किस तरह की अपील को यूज़ करना है। रैशनल अपील को यूज़ किया जाएगा या इमोशनल अपील को यूज़ किया जाए, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सके, उन्हें परसुएट किया जा सके। What is the relationship between advertising expenditures and the impact of advertising campaigns on product or services purchases? It means ये भी फिक्स करना कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स जो किए जा रहे हैं उन एक्सपेंडिचर्स और जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही है उसका क्या इम्पैक्ट कस्टमर्स के ऊपर पड़ता है। मीन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर और इम्पैक्ट इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, इन फैक्टर्स को स्टडी करना जरूरी है। इन फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद ही हम एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। एडवर्टाइजिंग बजट के डिफरेंट फीचर्स हैं आपके पास। फर्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि इसके अंदर हम पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं कि एडवर्टाइजिंग के ऊपर कितने एक्सपेंसेस किए जाएंगे और जो जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जानी है उन डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर कितना अमाउंट स्पेंड किया जाएगा। तो उसकी एक जो स्टेटमेंट तैयार की जाती है उसे हम एडवर्टाइजिंग बजट का नाम देते हैं। तो इट मीन्स ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड। ये जो बजट बनाया जाता है ये लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए हम बजट प्रिपेयर करते हैं। इट मीन्स जो बजट बनाया जाता है वो फ्यूचर से रिलेटेड होता है कि फ्यूचर में एक्सपेंसेस कितने किए जाएंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कितना अमाउंट एलोकेट किया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिपेयर्ड बाय एडवर्टाइजिंग मैनेजर। जो एडवर्टाइजिंग बजट बनाया जाता है वो एडवर्टाइजिंग मैनेजर के थ्रू बनाया जाता है। वो डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करके एडवर्टाइजिंग बजट को प्रिपेयर करता है। बेसिकली ये जो बजट बनाया जाता है इस बजट को बनाने के बाद टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल लेनी जरूरी होती है। देन अगर टॉप मैनेजमेंट उस बजट से सेटिस्फाई हो जाती है देन उस बजट को आगे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। एडवर्टाइजिंग बजट एक तरह का कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। इट मीन्स हमें टाइम के टाइम इन एक्टिविटीज़ को स्टडी करना पड़ता है कि टाइम के टाइम ये देखना पड़ता है कि हमें किस किस तरह की चेंजेस तो नहीं करने पड़ रहे। अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज आ जाता है तो उस हिसाब से हमें एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम में भी चेंजेस करने पड़ते हैं, जिससे एडवर्टाइजिंग बजट के अंदर भी चेंजेस आते हैं। तो इट मीन्स एडवर्टाइजिंग बजट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है। जैसे जैसे चेंजेस आते हैं वैसे वैसे हमें एडवर्टाइजिंग बजट के अंदर भी चेंजेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। हमें जो एडवर्टाइजिंग बजट है उसके अंदर भी चेंजेस करने पड़ते हैं, इसीलिए हम इसे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का नाम देते हैं। एक्ट एज अ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइस। एडवर्टाइजिंग बजट एक तरह से कंट्रोलिंग डिवाइस की तरह काम करता है, क्योंकि जब बजट बनाया जाता है तो बजट हमें एक स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, एक बेस प्रोवाइड किया जाता है, जिसके बेसिस पर एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट किया जाता है कि जो अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है एडवर्टाइजिंग के ऊपर वो आपका एक्यूरेट है। इट मीन्स वो एक्सपेंडिचर्स जो बजट के अंदर फिक्स किए गए थे, जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया था उससे ज़्यादा तो नहीं है, और अगर वो एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करना भी ईजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट।
नेक्स्ट इज रेगुलेट्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजिंग बजट से हमें ये पता चल जाता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हमने कितना कितना अमाउंट स्पेंड करना है, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स को रेगुलेट करने में भी हेल्प मिलती है। इसमें हम मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देते हैं कि एडवर्टाइजिंग के ऊपर कितना अमाउंट स्पेंड किया जाएगा, तो उससे फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन होता है और बेटर टू बेटर यूटिलाइजेशन होता है। एंड लास्ट इज एडवर्टाइजिंग बजट अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ मीडिया। बजट हमें मीडिया की सिलेक्शन में भी हेल्प करता है। अगर हमारे पास एडवर्टाइजिंग बजट काफ़ी ज़्यादा है, इट मीन फंड्स ज़्यादा है, तो हम मास कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं, टीवी पर ऐड दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज है तो उस केस में हमें न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग बजट कहीं ना कहीं मीडिया की सिलेक्शन को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग बजटिंग प्रोसेस। जब एडवर्टाइजिंग बजट फिक्स किया जाता है तो उसके लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपके पास सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। जब भी एडवर्टाइजिंग बजट को डिसाइड किया जाता है तो उससे पहले एडवर्टाइजिंग मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबसे पहले एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई कर ले। और अब जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें मनी टर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इट मीन्स उसमें ये देखा जाता है कि हमारा जो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वो क्या है। हम की सेल को इंक्रीज करना है, कि या मार्केट शेयर को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, या कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना चाहते हैं। इन सब के लिए एडवर्टाइजिंग बजट डिफरेंट वे से प्रिपेयर किया जाता है। अगर कस्टमर को जस्ट हमने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना है तो हमारा एडवर्टाइजिंग बजट स्मॉल भी हो सकता है। बट अगर हम कस्टमर को कन्विंस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजिंग बजट का साइज भी लार्ज रखना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें एडवर्टाइजिंग बजट बनाने के लिए एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना जरूरी है और उसे मनी टर्म में क्लेरिफाई करना जरूरी है कि हमें कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। इट मीन्स हमें पहले अपने एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव फिक्स करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या क्या हो सकते हैं? डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल, टू इनहांस मार्केट शेयर फॉर स्पेसिफिक परसेंटेज, और टू इंक्रीज अवेयरनेस रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेस, और टू डेवलप प्रेफरेंस फॉर आवर प्रोडक्ट एंड टू कन्विंस द कस्टमर्स। इट मीन्स जैसा हमारा एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव होगा उसी के हिसाब से एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स किया जाता है, ताकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उस बजट को एलोकेट करने में हेल्प मिल सके। देन सेकेंड पॉइंट आ गया डिटरमाइनिंग द टास्क टू बी परफॉर्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। जब एक बार एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स कर लिया जाता है तो ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि कौन कौन से टास्क या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ फर्दर परफॉर्म की जाएंगी इस एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। उसमें आपके पास है कि सिलेक्शन ऑफ मीडिया, selection of advertising agency, designing of advertisement copy, deciding frequency of advertisement, timing of advertisement, quantum of space to be taken in print media, etc. It means इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि मीडिया कौन सा सिलेक्ट किया जाएगा, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को सिलेक्ट करना, एडवर्टाइजिंग कॉपी किस ढंग से डिज़ाइन की जाएगी, एडवर्टीजमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, एडवर्टीजमेंट आपने किन टाइमिंग्स पर देनी है, किस मीडिया पर देनी है। तो ये सब कुछ जो फिक्स किया जाता है ये एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को फिक्स करने के बाद ही किया जाता है। इट मीन्स इन सारी एक्टिविटीज़ को फिक्स करने के लिए हमें लास्ट ईयर की जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई हैं एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड उन्हें, और जो मार्केटिंग का एनवायरनमेंट है या कंपटीशन कैसा है, इन सभी फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद ही हम इन एक्टिविटीज़ को फिक्स करते हैं। इट मीन्स इन सारे फैक्टर्स का इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को फिक्स करने के बाद हम इन सारी एक्टिविटीज़ को फिक्स करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए परफॉर्म की जाएंगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजिंग बजट। एडवर्टाइजिंग की ऑब्जेक्टिव और उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करनी है, इन सबको फिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि इन ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी इन पर एक्सपेंडिचर्स कितने आएंगे। डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं उन सब के एक्सपेंसेस को टोटल करके टोटल कॉस्ट निकाल ली जाती है कि हमें टोटल कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। उसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ही एडवर्टाइजिंग बजट को प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन ये जो बजट बनाया जाता है इसको कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी फॉर्म में रखा जाता है, इसे कुछ हद तक फ्लेक्सिबल रखा जाता है। जिस टाइम पर टोटल कॉस्ट को फिक्स किया जाता है, टोटल बजट को फिक्स किया जाता है, उस टाइम पे एक प्रोविजन बना लिया जाता है कंटीजेंसी का कि और जो टोटल कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट में हम इन कंटीजेंसीज के पार्ट को ऐड कर देते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कभी भी हमें कोई चेंजेस करने पड़े और बजट का साइज इंक्रीज हो जाए तो ये जो कंटीजेंसीज का अमाउंट अलग से रखा गया है, जो प्रोविजन बनाया गया है, ये हमें उस टाइम पर उन एक्सपेंसेस को मीट करने में हेल्प कर सके।
इट मीन्स बजट जो बनाया जाता है वो फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास अप्रूवल ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। एक बार एडवर्टाइजिंग बजट बना लेने के बाद इस एडवर्टाइजिंग बजट को टॉप मैनेजमेंट के पास भेजा जाता है ताकि उस बजट की अप्रूवल मिल सके। तो इस बजट की अप्रूवल के लिए जो एडवर्टाइजिंग बजट बनाया गया है इसकी फाइनल अप्रूवल के लिए टॉप मैनेजमेंट के पास एडवर्टाइजिंग बजट की कॉपी भेजी जाती है। उसमें जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ वहाँ पर आपके पास इन एडवर्टाइजिंग बजट को प्रॉपरली इवेल्युएट किया जाता है, उनकी स्क्रूटनी की जाती है, प्रॉपर उसे रिव्यू किया जाता है और देन उसके बाद टॉप मैनेजमेंट के पास उसकी अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। वहाँ पर एक बजट कमेटी बनाई जाती है जो कि एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एडवर्टाइजिंग बजट जो बनाया गया है उसको वेरीफाई करती है कि क्या जो बजट बनाया गया है वो अफोर्डेबल है, क्या वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, जिस पर्पज़ के लिए एडवर्टीजमेंट दी जा रही है, क्या वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। इन सब को सेटिस्फाई करने के बाद जब उस बजट कमेटी को कमेटी इस बात से सेटिस्फाई हो जाती है कि जो एडवर्टाइजिंग बजट बनाया जा रहा है वो एडवर्टाइजिंग बजट एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इफेक्टिव रहेगा और वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को के एक्सपेंसेस को मीट आउट कर पाएगा और देन अगर वो इस बात को फील कर लेता है कि जो बजट बनाया जा रहा है वो अफोर्डेबल भी है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, देन उसको फाइनली टॉप मैनेजमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। इट मीन्स तब टॉप मैनेजमेंट उस बजट के ऊपर अप्रूवल देती है और अगर उसे ये लगता है कि जो बजट बनाया गया है वो अफोर्डेबल लिमिट में नहीं है, इट मीन्स वो हमारे टारगेट को सेटिस्फाई नहीं करता, देन उसे दोबारा से रिव्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास एलोकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। बजट की अप्रूवल मिलने के बाद जब उसे टॉप मैनेजमेंट एक बार अप्रूवल दे देती है, देन नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास उसकी एलोकेशन का। एलोकेशन का मतलब होता है कि जो एडवर्टाइजिंग बजट फिक्स किया गया है उसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर एलोकेट कर दिया जाए। आपको मैंने बताया कि डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट आइटम्स, मीडिया, सेल टेरिटरीज, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जानी है उन डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इस बजट को एलोकेट कर दिया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कितना कितना अमाउंट स्पेंड किया जाएगा। देन एडवर्टाइजिंग में जब एक्सपेंडिचर्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उस टाइम पर कई तरह के फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट डालते हैं, लाइक कंपनी की पॉलिसी क्या है, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी क्या है, या एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस जो है उसमें से इस टाइम पर वो किस स्टेज से बिलोंग कर रहा है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस टाइम पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज में है, किस तरह के प्रमोशन प्लान्स किए जाएंगे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी कितना अमाउंट चार्ज करेगी, इन सभी को फिक्स करके हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एडवर्टाइजिंग बजट को एलोकेट कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो फ्लेक्सिबल होना जरूरी है ताकि अकॉर्डिंग टू चेंज इन मार्केट या कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजीज हम इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकें, उसके अंदर टाइम के टाइम हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ सकती है। तो एडवर्टाइजिंग मैनेजर इस बात को इंश्योर करता है कि एडवर्टाइजिंग की डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जानी है उसमें कितना अमाउंट स्पेंड करना है और उसमें अगर मार्केट में किसी तरह का कोई चेंज आ जाता है या कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी में अगर कोई चेंज आ जाता है, किसी भी एनवायरनमेंट के कंपोनेंट में चेंज आता है, तो एडवर्टाइजिंग बजट को किस ढंग से मॉडिफाई किया जाएगा। लास्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। एडवर्टाइजिंग बजट को एलोकेट कर देने के बाद उसे मॉनिटर करना भी जरूरी होता है। इसमें यह चेक किया जाता है कि एडवर्टाइजिंग बजट में जो स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड फिक्स किए गए थे, अब जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स हुए हैं क्या वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स उस प्लान एक्सपेंडिचर्स के इक्वल है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्लान एक्सपेंडिचर से ज़्यादा तो नहीं है। अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्लान एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होते हैं तो इट मीन्स उस कॉस्ट को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवर्टाइजिंग मैनेजर की होती है। इट मीन्स उसमें ये देखा जाता है कि किसी भी तरह से फंड्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, एड एक्सपेंसेस उतने किए जाएं जितने की रिक्वायर्ड है। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर और उसे इवेल्युएट करने के लिए हमें एडवर्टाइजिंग बजट बनाना पड़ता है और एडवर्टाइजिंग बजट में जो स्टैंडर्ड फिक्स किए गए जो प्लान एक्सपेंडिचर थे उससे जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स को कंपेयर करते हैं तो उससे हमें एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस के बारे में भी पता चल जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। इसमें आपको नंबर ऑफ आइटम्स बताई गई हैं कि डिफरेंट जो एडवर्टाइजिंग पर एक्सपेंसेस किए जाते हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग मीडिया, डिजाइनिंग एंड प्रिपेयरिंग एड कॉपी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ एड डिपार्टमेंट और एडवर्टाइजिंग रिसर्च, जो डिफरेंट एडवर्टाइजिंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी। उसके लिए जो बजट फिक्स किया गया वो बजट आपको बताया गया, लाइक एडवर्टाइजिंग मीडिया का हमारा करंट बजट था 4 लाख,
लेकिन एक्चुअल में एक्सपेंसेस हुए 4,50,000। देन हमें ये पता चल गया कि एक्चुअल में जो एक्सपेंडिचर्स हुए हैं वो ज़्यादा हुए हैं। देन उसके बेसिस पर नेक्स्ट बजट प्रिपेयर किया जाएगा कि हम लास्ट ईयर के बजट से ही इस साल के न्यू बजट को प्रिपेयर करते हैं। इट मीन्स हमने 4 लाख से 6 लाख पर हमने बजट को शिफ्ट किया। इट मीन्स बजट को इस साल बजट को 50% से इंक्रीज कर दिया गया। इसी तरह जिस टाइम पर एडवर्टाइजिंग कॉपी की डिजाइनिंग की गई तब हमारा करंट में बजट था 2 लाख रुपीज का और एक्चुअल में एक्सपेंडिचर्स हुए 1,90,000। देन न्यू बजट फिक्स किया गया 2,40,000 का। इट मीन्स करंट बजट के बेसिस पर न्यू बजट फिक्स किया गया और उसके अंदर चेंजेस लाया गया 20%। एज इट इज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस को इंक्रीज किया गया 20% से। देन एडवर्टाइजिंग रिसर्च के एक्सपेंसेस के अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया। लास्ट ईयर भी करंट ईयर बजट आपके पास 40,000 का था। देन न्यू बजट जो प्रिपेयर किया जा रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए वो भी 40,000 है। इट मीन्स किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ। अगर हम ओवरऑल बजट की बात करें एडवर्टाइजिंग बजट की तो करंट में जो बजट यूज हो था हमारे पास वो था 7,40,000 और एक्चुअल में एक्सपेंडिचर्स हुए 7,70,000 यानी कि बजट से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुए एक्चुअल में। उसके बेसिस पर न्यू बजट प्रिपेयर किया गया 10 लाख रुपीज़ का। इट मीन्स करंट बजट से न्यू बजट के अंदर चेंजेस आए 35%। इट मीन्स करंट बजट के बेसिस पर ही हम न्यू आने वाले साल के लिए हम बजट को प्रिपेयर करते हैं और कितने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की हमें जरूरत पड़ेगी या कितने एक्स्ट्रा फंड्स हमें लगाने पड़ेंगे ये सब हमें किसकी हेल्प से पता चलता है एडवर्टाइजिंग बजट से। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को इवेल्यूएट करने में एडवर्टाइजिंग बजट हेल्प प्रोवाइड करता है। एंड एडवर्टाइजिंग बजट in the amount a company set aside for its promotional activities. Advertising budget is used by a company for marketing the product and services to the customers. Advertising budget includes money for doing advertising research, getting creative made, printing material, allocating money to advertising media and ensuring proper implementing of advertising campaign. It means हम ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग बजट हमें हर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर कितना अमाउंट स्पेंड करना है या उसको किस ढंग से एलोकेट किया जाएगा अमाउंट को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में और लास्ट में उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए एडवर्टाइजिंग बजट हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग बजट कि जिस टाइम पर एडवर्टाइजिंग बजट बनाया जाता है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उस टाइम पर इम्पैक्ट डालते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपके पास मार्केट साइज। इट मीन्स जिस टाइम पर एडवर्टाइजिंग बजट फिक्स किया जाता है उस टाइम पर हमें ये देखना होता है कि जो प्रोडक्ट है वो नेशनल लेवल पर सेल किया जाएगा या इंटरनेशनल लेवल पर। अगर हमने उस प्रोडक्ट को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर सेल करना है तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजिंग बजट का अमाउंट भी लार्ज रखना पड़ेगा। इट मीन बजट का साइज लार्ज रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी मार्केट का साइज बहुत स्मॉल है इट मीन्स लोकल लेवल पर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज की जा रही है तो उस टाइम पर हमें ज़्यादा बजट की जरूरत नहीं पड़ती यानी कि कम अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है। तो हम लोकल मार्केट के लोकल केबल नेटवर्क के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं। लोकल बैनर या पोस्टर या पम्पलेट्स के थ्रू भी मैसेज कन्वे किया जा सकता है। इट मीन्स उस टाइम पर लोकल लेवल पर अगर हमने गुड्स को सेल परचेज करना है तो एडवर्टाइजिंग का बजट जो होगा उसका अमाउंट भी कम फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हमें इस टाइम हमारा प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पर है। अगर हमारा प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी स्टेज पर है तो उस टाइम पर हमें कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना पड़ता है जिसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट के ऊपर लार्ज अमाउंट स्पेंड करना पड़ सकता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है आपके पास कि अगर वो ग्रोथ स्टेज पर है या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की ग्रोथ स्टेज पर है तब भी हमें एडवर्टीजमेंट का बजट का साइज लार्ज रखना पड़ता है क्योंकि हमें टाइम के टाइम उन्हें इन्फ्लुएंस करना है, प्रोडक्ट के लिए मोटिवेट करना है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मेच्योरिटी स्टेज पर पहुंच चुका है, इट मीन्स प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को सारी नॉलेज है, तो उस टाइम पर हम एडवर्टीजमेंट पर जो एक्सपेंसेस है उसको कम भी कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए इस टाइम पर हमें एक्सपेंसेस की कम जरूरत पड़ती है क्योंकि कस्टमर को ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होती है। नेक्स्ट है आपके पास एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। बिजनेस में एडवर्टाइजिंग की कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो किया जा रहा है। हमारे पास डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं लाइक बिल्डिंग स्ट्रेटजी, इट मीन्स मार्केट शेयर को अचीव करना, होल्डिंग स्ट्रेटजी या हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है देन हमें एडवर्टाइजिंग पर ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, एडवर्टाइजिंग बजट का साइज लार्ज रखना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि जो मार्केट में हमारा शेयर है उसको हमने रिटेन करना है तो हमारा जितना लास्ट ईयर का बजट था हम उतना ही बजट फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता है कि हमारे प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज बहुत बेटर है देन हम उस टाइम पर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स को कम भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को नॉलेज है। देन अगर हम एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को कम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करके भी अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि हमारे प्रोडक्ट के डिफरेंट फीचर्स क्या है या प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ क्या है, इतनी यूनिक फीचर्स क्या है, यूनिक बेनिफिट्स हम क्या दे सकते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, या हमारे प्रोडक्ट में क्या बेटर क्वालिटीज़ हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट में अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूनिक प्रोडक्ट है, इट मीन्स हम कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखा सकते हैं, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बेटर क्वालिटी का है, देन हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में ईजिली सेल कर सकते हैं। तो अगर वो प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी का होता है या उसके अंदर बेटर फीचर्स हैं, तो उस केस में हम कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में बेटर वे से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ नहीं है, इट मीन्स यूनिक फीचर्स नहीं है, या वो जो प्रोडक्ट है वो एवरेज नेचर का है, तो उस टाइम पर हमें कस्टमर को इमोशनल अपील के थ्रू हमें कन्विंस करना पड़ता है और उन्हें प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट करना पड़ता है। उस टाइम पर हमें एडवर्टाइजिंग बजट का साइज भी लार्ज रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस लेवल, इट मीन प्राइस चार्ज। इस टाइम पर हमें देखना पड़ता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से के प्राइस से ज़्यादा है या कम है। अगर तो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है जैसे, तो उस केस में हमें एडवर्टीजमेंट भी ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि हमें ये कस्टमर्स को रियलाइज़ करवाना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट वो परचेज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट उनका बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट है और उसमें ब्रांड को प्रेफरेंस वो दें। इसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। जैसे कॉस्मेटिक के केस में अगर हम बात करें तो उसके लिए अगर मान लीजिए कि अगर मैं ये कहती हूँ कि रेवलॉन कॉस्मेटिक की बात की जाए, तो उसके प्राइजेस अदर कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट के प्राइजेस के कंपैरेटिवली में ज़्यादा होते हैं। तो उनके लिए उन्हें अपने प्रोडक्ट के कोई की सेल को इंक्रीज़ करने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्सपेंसेस भी ज़्यादा करने पड़ते हैं, जिसके लिए एडवर्टाइजिंग बजट का साइज भी लार्ज रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटिटर्स स्पेंडिंग, इट मीन्स लेवल ऑफ स्पेंडिंग क्या है। इट मीन्स कॉम्पिटिटर कितना अमाउंट बजट के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, जितना अमाउंट वो कॉम्पिटिटर्स बजट के ऊपर स्पेंड करते हैं उसके हिसाब से हम अपने बजट को फिक्स करते हैं। अगर मान लीजिए कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो हमें अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। और अगर मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत कम है, तो जस्ट हम कस्टमर को एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके भी हम अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। इट हमें लेवल ऑफ कंपटीशन देखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर कितना स्पेंड कर रहे हैं और कंपटीशन का लेवल कैसा है। अगर कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है, देन हमें एडवर्टीजमेंट भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और क्योंकि हमें उन्हें कंपेरेटिव प्रोडक्ट से कंपेयर करके बताना पड़ता है। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग बजट फिक्स करने के लिए हमें कॉम्पिटिटर की स्पेंडिंग लेवल को भी देखना पड़ता है, उसके हिसाब से ही हम एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास नेचर ऑफ प्रोडक्ट, इट मीन्स हमारा प्रोडक्ट क्या किस टाइप का है, वो कंज्यूमर गुड्स है या इंडस्ट्रियल गुड्स है। अगर वो कंज्यूमर गुड्स है, देन हमें उस केस में एडवर्टीजमेंट की ऑप्शन को सिलेक्ट करना बेटर रहता है, क्योंकि उसमें हम मास लेवल पर कम्युनिकेट करके हम कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी जो गुड्स है वो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, तो उस टाइम पर एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट के बारे में हम कस्टमर को ईजिली मोटिवेट नहीं कर सकते। वहाँ पर बेटर रहता है कि पर्सनल सेलिंग दी जाए। इट मीन्स आपके लिए एडवर्टाइजिंग ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। तो हमें पहले ये देखना पड़ता है कि जो गुड्स हैं वो किस तरह की हैं, जैसे प्रोडक्ट की नेचर होगी उसी के हिसाब से हम एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास अप्रोच टू एडवर्टाइजिंग, इट मीन्स एडवर्टीजमेंट में जो एक्सपेंडिचर्स किए जा रहे हैं उसे किस नेचर का माना जा रहा है, रिवेन्यू नेचर का माना जा रहा है या एज एन इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। अगर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, तो एडवर्टाइजिंग के बजट को के साइज को स्मॉल भी रखा जा सकता है। लेकिन एडवर्टाइजिंग के बजट को अगर एज एन इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो उस टाइम पर एडवर्टाइजिंग के बजट का साइज भी लार्ज रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस कभी भी सेम नहीं रहती। इकोनॉमी की कंडीशंस के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी बूम की पोजीशन आती है, कभी डिप्रेशन की पोजीशन आती है। तो जिस टाइम पर बूम की पोजीशन आती है, उस टाइम पर बिजनेस यूनिट एडवर्टाइजिंग के ऊपर ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करते हैं, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सेल को इंक्रीज करने के लिए उन्हें एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है। लेकिन जिस टाइम पर डिप्रेशन पीरियड चल रहा होता है, उस टाइम पर एक जनरल डिमांड होती है, इट मीन्स डिमांड बहुत कम होती है। उस टाइम पर एडवर्टीजमेंट पर जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं वो भी कम किए जाते हैं, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट के बजट के साइज को भी स्मॉल रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इट मीन्स इंस्टीट्यूशन के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, इसका भी इफेक्ट एडवर्टाइजिंग बजट के ऊपर पड़ता है। अगर इंस्टीट्यूशन के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज़्यादा अमाउंट स्पेंड किया जा सकता है। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग के बजट के साइज को लार्ज रखा जा सकता है। और अगर एडवर्टाइजिंग के लिए बजट इट मीन्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन के पास कम है, तो एडवर्टाइजिंग के बजट के अंदर भी कम अमाउंट स्पेंड किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट पोटेंशियल। इट मीन्स मार्केट में प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होने के क्या चांसेस हैं, इट मीन्स उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। अगर हम एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करते हैं तो उससे प्रोडक्ट को हम लार्ज स्केल पर भी सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट में अगर सेल बहुत कम है, लेकिन फ्यूचर में एडवर्टीजमेंट के थ्रू अगर हम कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इट मीन्स फ्यूचर में सेल को इंक्रीज किया जा सकता है, तो उस टाइम पर हमें एडवर्टाइजिंग बजट का साइज भी लार्ज रखना पड़ता है। इट मीन्स अगर हम ये चाहते हैं कि अगर एट प्रेजेंट सेल्स कम है लेकिन अगर फ्यूचर में सेल इंक्रीज हो सकती है, तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजिंग के बजट को लार्ज स्केल पर रखना पड़ता है, ताकि कस्टमर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करके हम प्रोडक्ट को सेल कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है एड ऑब्जेक्टिव्स एंड टास्क रिक्वायर्ड टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। इट मीन्स हर एक एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हमने सेल को कितने % तक इंक्रीज करना है। अगर हमने सेल को जितना ज़्यादा इंक्रीज करना है, हमें उतनी ही ज़्यादा एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है, उतने ही ज़्यादा हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है। इट मीन्स अगर सेल्स ऑब्जेक्टिव हमारा है, अगर हमारा मान लीजिए एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव सेल को 30% तक इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट ज़्यादा देनी पड़ती है। वहीं पर अगर हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ 10% को इंक्रीज करना हो या फिर सिर्फ सेल्स लेवल को मेंटेन करना हो, तो वहीं पर हमें एडवर्टीजमेंट की एक्टिविटीज भी कम परफॉर्म करनी पड़ेंगी। देन एडवर्टाइजिंग बजट का जो साइज होगा वो भी कम आएगा। एंड लास्ट है अदर फैक्टर्स। इट मीन्स इसके अंदर डिफरेंट तरह के अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि एडवर्टाइजिंग बजट को इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज, मार्जिन टू चैनल मेंबर्स या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। इट मीन्स कस्टमर प्रोडक्ट को कितनी बार उनकी परचेजिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसी के हिसाब से एडवर्टीजमेंट को हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है। इसी के हिसाब से अगर मान लीजिए मार्जिन टू चैनल मेंबर्स, अगर अदर पर्सन जैसे होलसेलर, रिटेलर भी अगर प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो उस केस में हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट अपने एडवर्टाइजिंग बजट को थोड़ा कम भी रख सकते हैं। और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की इट मीन्स एडवर्टीजमेंट से हमें फ्यूचर में कितनी रिटर्न्स मिल सकती हैं, उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट बजट को फिक्स किया जाता है। अगर हमें चांसेस हो कि फ्यूचर में रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगी, देन एडवर्टाइजिंग बजट के साइज को भी लार्ज रखा जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।